डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉलिड स्टेट के फोर्थ पार्ट में जो सॉलिड्स में इम्परफेक्शंस या डिफेक्ट्स पाए जाते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। डिफेक्ट्स या इम्परफेक्शंस क्या होते हैं? हमें पता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पार्टिकल्स की रेगुलर अरेंजमेंट होती है, लेकिन किसी न किसी कारण से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पार्टिकल्स की रेगुलर अरेंजमेंट मेंटेन नहीं रह पाती या नहीं बन पाती। इस वजह से उन सॉलिड्स में डिफेक्ट आ जाते हैं। तो डिफेक्ट्स या इम्परफेक्शंस क्या होते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में रेगुलर अरेंजमेंट से सॉलिड्स का भटक जाना ही डिफेक्ट कहलाता है। एनी डिपार्चर यानी डेविएशन, भटक जाना फ्रॉम परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफेक्ट और इम्परफेक्शन। डिफेक्ट या इम्परफेक्शन सॉलिड्स में किस कारण पाए जाते हैं? उसके तीन मेन कारण हैं। फर्स्ट इज क्रिस्टलाइजेशन एट फास्ट और मॉडरेट रेट, यानी जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हुई है वह फास्ट हो या नॉर्मल स्पीड पर हो तो पार्टिकल्स को अपनी रेगुलर अरेंजमेंट में जाने का समय नहीं मिल पाता और उसमें इम्परफेक्शंस आ जाते हैं, ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं पूरी तरह से आ पाता है। सेकेंड रीजन है हीट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द सराउंडिंग। परफेक्ट क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट अगर हम किसी तरह से अचीव कर भी लें तो वह 0 केल्विन पर ही पाई जा सकती है। उससे हाई टेम्परेचर पर पार्टिकल्स अपने आसपास से, सराउंडिंग से हीट अब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो अपनी पोजीशन छोड़ देते हैं या किसी और तरीके से वो ऑर्डर में नहीं रह पाते और डिफेक्ट आ जाते हैं। थर्ड रीजन है इम्प्योरिटीज का होना। इम्प्योरिटीज मीन्स फॉरेन पार्टिकल्स, जैसे सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के अलावा किसी अन्य टाइप का आयन आ जाए या किसी एलिमेंट में दूसरे टाइप के एलिमेंट का एटम आ जाए तो वह इम्प्योरिटीज में काउंट होते हैं। तो ये मेन कारण है डिफेक्ट्स या इम्परफेक्शंस के। अब हम डिफेक्ट के टाइप स्टडी करते हैं। डिफेक्ट दो टाइप के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है? जैसे कि मेरे नाम से पता चलता है, पॉइंट डिफेक्ट किसी पॉइंट पर होता है। कुछ पॉइंट्स पर अगर डिफेक्ट आ जाए तो वह डिफेक्ट उन पॉइंट्स पर ही रहेगा। उस पॉइंट पर डिफेक्ट आने की वजह से वह आगे क्रिस्टल में कंटिन्यू नहीं करेगा। जबकि लाइन डिफेक्ट ऐसा डिफेक्ट होता है, अगर किसी पॉइंट पर डिफेक्ट आ जाता है तो वह आगे भी कंटिन्यू करता है तथा पूरी लाइन में ही वह डिफेक्ट पाया जाता है। तो पॉइंट डिफेक्ट इज द डेविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट अराउंड ए पॉइंट और एन एटम। किसी एटम या पॉइंट पर ही डिफेक्ट का होना पॉइंट डिफेक्ट कहलाता है। वेयरएज लाइन डिफेक्ट इज द डेविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट इन द एंटायर रो। पूरी रो में ये डिफेक्ट होता है। जैसे हम यहाँ देखें, ये लाइन डिफेक्ट दिखा रखा है कि जैसे ये रेगुलर अरेंजमेंट है, पार्टिकल्स की किसी लाइन में डिफेक्ट, पॉइंट पर डिफेक्ट आ जाता है तो आगे कंटिन्यू करता है तथा आगे पूरे क्रिस्टल में, पूरी लाइन में डिफेक्ट वह पाया जाता है। इस डिफेक्ट को हम डिटेल में स्टडी करेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है और हम लाइन डिफेक्ट को आगे स्टडी नहीं करेंगे। पॉइंट डिफेक्ट को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। मेन तीन टाइप का होता है, स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सबसे पहले हम करते हैं स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट में सॉलिड की स्टिचियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होती। मीन्स कि कैटायंस और एनायंस का जो रेशियो है वह सेम रहता है, वह चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल हम देखें, अगर कैल्शियम फ्लोराइड है तो उसमें फॉर्मूला होता है कैल्शियम फ्लोराइड का CaF2। उसमें हर एक कैल्शियम आयन के साथ 2 फ्लोराइड आयन है। अगर डिफेक्ट आ जाए तो भी उनका रेशियो 1:2 ही रहे, यानी हर एक कैल्शियम के साथ 2 फ्लोराइड आयन रहे तो उसकी स्टिचियोमेट्री सेम रहेगी। इस टाइप के डिफेक्ट को हम स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। मीन्स द रेशियो बिटवीन द कैटायंस एंड एनायंस मीन्स द सेम एंड स्टिचियोमेट्री इज नॉट डिस्टर्ब्ड। स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट जो नॉन आयनिक सॉलिड्स में अगर स्टडी करें तो दो टाइप से पाया जाता है। फर्स्ट इज वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी जैसे इसके नाम से पता चलता है कि कुछ लैटिस साइट्स देखने पर वैकेंट पाई जाती है, वहां पर पार्टिकल्स मिसिंग होते हैं। ऐसे डिफेक्ट को वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। सो व्हेन सम ऑफ द लैटिस साइट्स आर वैकेंट देन
द क्रिस्टल इज सेड टू हैव वैकेंसी डिफेक्ट। जैसे हम देखें कि यह वैकेंसी डिफेक्ट है, इसमें कुछ पार्टिकल्स अपने पोजीशन से मिसिंग है, तो ये साइड वैकेंट है, तो यह वैकेंसी डिफेक्ट है। क्योंकि पार्टिकल्स अपनी साइड से मिसिंग है, इसलिए उन पार्टिकल्स के ना होने के कारण क्रिस्टल की डेंसिटी कम हो जाती है। सो दिस डिफेक्ट लीड्स टू डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। ऐसा डिफेक्ट कब होता है? ऐसा डिफेक्ट तब होता है जब सराउंडिंग से क्रिस्टल हीट अब्जॉर्ब कर लेता है या हम उसे हीट कर दें, तब इस टाइप का डिफेक्ट पाया जाता है। इसलिए इस टाइप के डिफेक्ट को थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट कहते हैं। सेकंड टाइप का डिफेक्ट है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। यह डिफेक्ट ऐसा डिफेक्ट है, जैसा हमें पता है कि इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, बीच में जो वैकेंट स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में, क्रिस्टल्स की क्लोज पैकिंग में, उसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। बाहर अगर उस पोजीशन पर, इंटरस्टिशियल पोजीशंस पर भी अगर एटम्स या पार्टिकल्स प्रेजेंट हो लैक्टिस साइट्स के अलावा, तब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बन जाता है। सो व्हेन सम ऑफ द constituent particles are also present in the interstitial sites, then the crystal is said to have interstitial defect। जैसा हम देखते हैं कि यह लैक्टिस साइट्स पर पॉइंट्स हैं, पार्टिकल्स हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल्स इंटरस्टिशियल स्पेस में भी प्रेजेंट हैं। इस टाइप के डिफेक्ट में एक्स्ट्रा पार्टिकल्स होने के कारण डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। ये दो टाइप के जो डिफेक्ट हैं, ये नॉन आयनिक सॉलिड्स में पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आयनिक सॉलिड्स में जो स्टीरियोमेट्रिक डिफेक्ट है वह दो तरीके से पाया जाता है। फर्स्ट इज शॉर्टकी डिफेक्ट एंड अदर इज फ्रैंकेल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट नॉन आयनिक सॉलिड्स के वैकेंसी डिफेक्ट के जैसा ही है, क्योंकि इसमें इक्वल नंबर में कैटायंस और एनायंस अपनी लैक्टिस साइट से मिसिंग होते हैं। जैसे हम यहाँ देखें, अगर किसी क्रिस्टल में किसी साइड से अगर कोई कैटायन मिसिंग है, तो किसी पास की साइड से एनायन भी मिसिंग होता है। इसलिए कैटायंस और एनायंस का रेशियो चेंज नहीं होता, वह उतना ही रहता है। क्योंकि कैटायंस और एनायंस अपनी लैक्टिस साइड से मिसिंग है, इसलिए ऐसे सॉलिड्स में डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है नॉर्मल क्रिस्टल से। यह डिफेक्ट उन सॉलिड्स में पाया जाता है जिसमें कैटायंस और एनायंस के साइज के बीच जो डिफरेंस है वह कम हो, यानी उनका कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा हो। जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, सीजियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड वगैरह में पाया जाता है। सेकंड डिफेक्ट जो है दैट इज फ्रैंकेल डिफेक्ट। फ्रैंकेल डिफेक्ट में कुछ आयंस जो छोटे साइज के होते हैं वह अपनी लैक्टिस साइड को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइड पे आ जाते हैं, यानी बीच के खाली जगह पर आ जाते हैं। इसमें डेंसिटी सेम रहती है, क्योंकि आयंस उतने ही हैं, उनकी संख्या चेंज नहीं होती। सो इन दिस डिफेक्ट सम स्मॉलर आयंस, यूजुअली जो कैटायंस होते हैं, दे आर फाउंड एट द इंटरस्टिशियल साइट इंस्टेड ऑफ देयर लैक्टिस साइट। लैक्टिस साइट के बजाय वो इंटरस्टिशियल साइट पर मिलते हैं। ऐसे डिफेक्ट्स को डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि जो आयंस हैं वो अपनी लैक्टिस साइट से डिसलोकेट हो जाते हैं और इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाते हैं। यह डिफेक्ट उन सॉलिड्स में मिलता है जिसमें कैटायन और एनायन के बीच जो साइज का डिफरेंस है वह ज़्यादा हो, यानी उनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो हो। जैसे जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड वगैरह। अब हम देखते हैं, यह एक इम्पोर्टेंट बात है याद रखने योग्य, कि सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें शॉर्टकी डिफेक्ट भी होता है और फ्रैंकेल डिफेक्ट भी पाया जाता है। सेकंड टाइप के डिफेक्ट आते हैं नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट, यानी वो डिफेक्ट जिसमें कैटायंस और एनायंस का रेशियो सेम ना रहे, वह फॉर्मूले से डिफरेंट हो जाए। सो द रेशियो ऑफ कैटायंस टू एनायंस बिकम्स डिफरेंट फ्रॉम द आइडियल फॉर्मूला। इट मीन्स उनका जो रेशियो है वो नॉन स्टिचियोमेट्रिक होता है, स्टिचियोमेट्रिक नहीं रहता। ऐसे डिफेक्ट्स को नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। अब जो रेशियो सेम नहीं है उसमें या तो कैटायंस ज़्यादा होंगे या एनायंस ज़्यादा होंगे।
अगर कैटायन ज़्यादा हो, तो कैटायन मोस्टली हमें पता है कि मेटल आयंस होते हैं, तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहते हैं। लेकिन अगर कैटायन कम हो और एनायन ज़्यादा हो, उसे हम मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कहेंगे। तो जिसमें कैटायन ज़्यादा हो, पहले हम उसको स्टडी करते हैं, वो कहलाते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मीन्स कैटायंस आर मोर देन एनायंस। यह डिफेक्ट दो तरीके से पाया जाता है। पहला तरीका है कि कुछ टाइप के क्रिस्टल्स में एनायंस अपनी जगह छोड़ दे, कुछ जगह से कुछ लैटिस साइट्स पर जो एनायंस हैं वो क्रिस्टल को छोड़ दें, तो उस टाइप के डिफेक्ट में एनायन वैकेंसी हो जाती है। सो वी कैन से दैट इफ सम ऑफ द एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट, तब क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं रहती, लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स वहां पर आ जाते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ से बी नेगेटिव एनायन मिसिंग है, लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए इसकी जगह पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है। जिस लैटिस साइट पर इलेक्ट्रॉन होता है उस साइट को एफ सेंटर कहते हैं। F means form, it is a German word and it means color, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन विजिबल लाइट से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और ट्रांसमिटेड कलर जो है वो हमें दिखाई देता है, तो क्रिस्टल में कलर प्रोड्यूस हो जाता है। तो जैसे सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, जिसको हमने सोडियम वेपर में के एटमॉस्फेयर में जब हीट किया, तो सोडियम जो सरफेस पर है सोडियम वेपर का, वह इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम आयन बना देता है एंड क्लोराइड आयंस फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस सोडियम आयन, और सरफेस पर क्लोराइड आयन अंदर से आ जाते हैं और सरफेस पर सोडियम क्लोराइड कंपाउंड बन जाता है। सोडियम जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो इलेक्ट्रॉन अंदर आकर लैटिस साइट को ऑक्यूपाई कर देता है और एफ सेंटर कहलाता है। इसी तरीके से पोटेशियम क्लोराइड में अगर पोटेशियम ज़्यादा होता है तो वह भी मेटल एक्सेस डिफेक्ट है। सोडियम क्लोराइड में इस प्रोसेस के कारण येलो कलर प्रोड्यूस होता है, जबकि पोटेशियम क्लोराइड में वायलेट कलर प्रोड्यूस होता है। डियर स्टूडेंट्स, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एक और तरीके से हो सकता है कि एक्स्ट्रा कैटायन इंटरस्टिशियल साइट पर प्रेजेंट हो और इस क्रिस्टल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाए रखने के लिए पास वाली साइट पर कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हों, तब यह मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस बन जाता है। जैसे जब हम जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं तो जिंक आयन बनते हैं और ऑक्सीजन गैस निकलती है, और ये जिंक आयन इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन्स पास वाले इंटरस्टिशियल साइट पर जाकर क्रिस्टल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना देते हैं, और वाइट कलर का जिंक ऑक्साइड का पाउडर येलो कलर का हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को अब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ये तो हुए हमारे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब हम पढ़ते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, जिसमें हमें पता है कि कैटायन की संख्या कम होगी एनायन से। ये उन कंपाउंड्स में पाया जाता है जिसमें कैटायंस की ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट हो, जैसे ट्रांजिशनल मेटल कैटायंस जो हों उनके कंपाउंड्स में, जैसे FeO, FeS, NiO एटसेट्रा। जैसे जब कुछ कैटायंस अपनी लैटिस साइट से मिसिंग हो, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण पास वाला कैटायन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लूज करके अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट यानी चार्ज को बढ़ा देता है। फॉर एग्जांपल FeO जो कंपाउंड है फेरस ऑक्साइड, उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला फेरस ऑक्साइड का FeO नहीं पाया जाता, क्योंकि कुछ फेरस आयन Fe2 पॉजिटिव आयंस अपनी लैटिस साइट से मिसिंग होते हैं, और पास वाले जो Fe2 पॉजिटिव हैं वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लूज करके Fe3 पॉजिटिव बन जाते हैं। इसलिए Fe का नया फॉर्मूला हो जाता है FeXO, जहाँ पर X जो है वो 0.932 0.96 होता है, यानी कि 100 ऑक्सीजन के साथ 93 से 96 Fe आयंस होंगे। वो 2 पॉजिटिव भी हो सकते हैं, 3 पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ये होते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब तक जो हमने डिफेक्ट इसमें पढ़े हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, इनमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या वैकेंसी जिसे हम होल बोलते हैं,
इसके कारण इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी हमें पता है, फॉरेन पार्टिकल्स को हम इम्प्योरिटीज कहते हैं। कई बार कंपाउंड्स में या एलिमेंट्स में फॉरेन पार्टिकल्स हों तो वह इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहलाता है। हम अपने फायदे के लिए भी कई बार इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं, क्योंकि इम्प्योरिटी डालने के बाद सब्सटेंस की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है और वो प्रॉपर्टी हमारे लिए कई बार फायदेमंद होती है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डोपिंग। व्हाट इज डोपिंग? द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज टू चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस और सॉलिड इज कॉल्ड डोपिंग। आयनिक सॉलिड्स में अगर हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट को स्टडी करें तो जैसे हम एग्जांपल लेके करते हैं कि सोडियम क्लोराइड में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होते हैं। अगर मोल्टन NaCl में कुछ अमाउंट में हम स्ट्रोंशियम क्लोराइड यानी SrCl2 ऐड कर देते हैं तो Sr2 पॉजिटिव जो है उस पर Na पॉजिटिव से डबल चार्ज है, यानी कि 2 सोडियम आयन के बराबर अकेला Sr2 पॉजिटिव है। तो Sr2 पॉजिटिव अगर एक साइड को ऑक्युपाई करेगा तो 2 साइड से Na पॉजिटिव मिसिंग होंगे, लेकिन क्लोराइड आयन उतने ही रहेंगे। तो जहां से एक एक्स्ट्रा सोडियम आयन एब्सेंट है, क्योंकि एक स्पेस तो एक साइड तो Sr2 पॉजिटिव ऑक्युपाई कर लेता है, लेकिन दूसरी साइड जो वैकेंट होती है वहां पर होल बन जाता है और होल बनने के कारण इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो यह आयनिक सॉलिड में इस टाइप से इम्प्योरिटी डिफेक्ट पाए। इससे पहले कि हम कोवलेंट सॉलिड्स में डिफेक्ट्स और डोपिंग के बारे में स्टडी करें, हम सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में, उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं, क्योंकि डोपिंग के द्वारा भी हम सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि सॉलिड्स में कंडक्टिविटी की जो रेंज है वह बहुत वाइड होती है। कुछ सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, जबकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कुछ सॉलिड्स की बहुत ज़्यादा होती है। इसकी रेंज 10⁻⁻27 टू 10⁻⁷ पर ओम पर मीटर तक होती है। इतनी वाइड रेंज होने के कारण हम इन सॉलिड्स को 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली है कंडक्टर्स, वो सब्सटेंसेस जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वेरी हाई होती है और उसकी रेंज 10⁻⁴ टू 10⁻⁷ पर ओम पर मीटर तक होती है। सेकंड होते हैं इंसुलेटर्स, जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वेरी लो होती है। इट्स वैल्यू इज 10⁻⁻20 टू 10⁻⁻10 पर ओम पर मीटर। और थर्ड टाइप के सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होती है लेकिन इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। उनकी रेंज यूजुअली 10⁻⁻6 टू 10⁻⁴ पर ओम पर मीटर होती है। कंडक्टर्स हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी को सबसे ज़्यादा कंडक्ट करेंगे। जो 2 टाइप के होते हैं, मेटल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स, ये दोनों अच्छे कंडक्टर हैं, लेकिन मेटल्स ज़्यादा बेटर कंडक्टर हैं और इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 10⁻⁷ तक भी हो सकती है। मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है और मेटल्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उनके एटम्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की नंबर पर डिपेंड करती है, जबकि इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे साल्ट्स हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयंस तो होते हैं लेकिन वो मूव नहीं कर सकते। लेकिन मोल्टन और एक्वस फॉर्म में, एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में आयंस मूव करने लग जाते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स बन जाते हैं। अब हम कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में इतना डिफरेंस क्यों होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। इसे हम बैंड थ्योरी के द्वारा स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कंडक्टर्स यानी मेटल्स के बारे में। तो मेटल्स जो होते हैं उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी बहुत क्लोज होती है और वो क्लोज एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके कई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना देते हैं। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का जो सेट है उसे ही बैंड कहते हैं। सो व्हाट इज बैंड? बैंड इज अ सेट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड बाय द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ क्लोज एनर्जी। ये जो बैंड बनते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड क्या होता है? जो
लोअर एनर्जी, कम एनर्जी के ऑर्बिटल्स के द्वारा जो बैंड बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। द बैंड फाउंड बाय द atomic orbitals of lower energy is called valence band, and the band found by the atomic orbitals of higher energy is called conduction band। मेटल के केस में या तो दो बैंड बनते हैं या फिर वैलेंस बैंड ही हाफ फिल्ड होता है। जैसे हम लिथियम का केस करें, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम की 2s1 होती है लिथियम मेटल में, तो उसमें s ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, इसलिए उसमें जो बैंड बनेगा उस वह बैंड भी पार्शियली फिल्ड होगा, जिसमें ऊपर का पार्ट एम्प्टी होगा, नीचे का पार्ट फिल्ड होगा। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने पर इलेक्ट्रॉन जंप करके लोअर पार्ट में से अपर पार्ट में चले जाएंगे इजीली। जबकि बेरिलियम या ऐसे मेटल एटम्स जिनमें दो बैंड बनते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 है, तो इसमें वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होगा, लेकिन कंडक्शन बैंड उसमें एम्प्टी होता है। लेकिन मेटल के केस में ये दोनों बैंड एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाते हैं और ओवरलैपिंग के कारण इनमें कोई गैप नहीं रहता, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर इजीली जंप करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। इसलिए मेटल्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। जबकि इंसुलेटर्स की हम बात करें, इंसुलेटर्स के केस में जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है, उनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस वेरी लार्ज होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने पर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाते, इसलिए उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत लो होती है। सेमीकंडक्टर्स में जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एनर्जी का डिफरेंस है वह स्मॉल होता है, इसलिए कुछ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने पर जंप करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, इसलिए ये कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन मेटल से कम, क्योंकि इसके अंदर कुछ गैप है, इसलिए कुछ ही इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे, सभी इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेंगे। इसलिए मेटल्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, सेमीकंडक्टर्स की उससे कम और इंसुलेटर्स की सबसे कम। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर के इफेक्ट के बारे में। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मेटल्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पर डिक्रीज होती है। यह डिक्रीज क्यों होती है? क्योंकि मेटल में मेटल आयंस हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये मेटल आयंस वाइब्रेट करने लग जाते हैं और वाइब्रेट करने के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट में रुकावट पैदा करते हैं, इसलिए मेटल्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पर घटती है। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बिकॉज द मेटल आयंस वाइब्रेट ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर प्रोड्यूसिंग द हिंड्रेंस फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जबकि हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो सेमीकंडक्टर्स के केस में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज होती है। वह इंक्रीज क्यों होती है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, इसलिए सेमीकंडक्टर्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। इंसुलेटर्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का टेम्परेचर बढ़ाने पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें गैप जो है बैंड्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा है। अब हम कोवलेंट सॉलिड्स में डोपिंग और डिफेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो डोपिंग करने से पहले हम ये देखते हैं कि डोपिंग करने से पहले जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये प्योर सेमीकंडक्टर हैं, इनको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। जैसे हम सिलिकॉन को देखें तो सिलिकॉन ग्रुप 14 का एलिमेंट है और सिलिकॉन के हर एक एटम में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण हर एक सिलिकॉन एटम पास वाले 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके 4 कोवलेंट बॉन्ड बना देता है और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे सिलिकॉन ने 4 कोवलेंट बॉन्ड बना रखे हैं सिलिकॉन ने और ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन अगर हम इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए इसमें इंप्योरिटीज ऐड कर दें तो वो डोपिंग कहलाता है और इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा जिस एलिमेंट में है उसकी इंप्योरिटीज हम इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि
वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स से कम या ज़्यादा होंगे तो उसके कारण इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। इस टाइप से इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा होने के कारण जो डिफेक्ट होते हैं उनको हम इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट कहते हैं। इसके लिए हम ग्रुप 14 के एलिमेंट्स में, जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम में, हम ग्रुप 15 या ग्रुप 13 के एलिमेंट्स की इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं। तो पहले हम करते हैं इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज। इलेक्ट्रॉन रिच मीन्स जिसमें 4 से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो। तो जैसे हम ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की इम्प्योरिटी को ऐड करें, जैसे फॉस्फोरस, आर्सेनिक वगैरह को अगर हम डोप करते हैं सिलिकॉन में, जैसे आर्सेनिक को हमने डोप किया तो आर्सेनिक 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, लेकिन 5वां इलेक्ट्रॉन इसका फ्री रहता है, क्योंकि आर्सेनिक की वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 4 नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड ये बनाएगा, लेकिन 5th इलेक्ट्रॉन इसका फ्री रहेगा। दिस इलेक्ट्रॉन इज डीलोकलाइज्ड एंड इज फ्री टू मूव, एंड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू दिस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देन इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज प्लेट। तो पॉजिटिव चार्ज की प्लेट की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे जो फ्री है। तो इन नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करके इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंप्रूव कर देते हैं। तो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन के कारण इस कंडक्टर सेमीकंडक्टर को हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो ये हुआ एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी मिलाने से एन टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं। इसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रॉन डेफिसिट, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जैसे हम ग्रुप 13 के एलिमेंट्स की इम्प्योरिटी मिलाएं सिलिकॉन में या जर्मेनियम में, तो जैसे ग्रुप 13 के एलिमेंट बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम वगैरह हैं। गैलियम में 3 या एल्यूमिनियम में भी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए एल्यूमिनियम 3 नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, लेकिन फोर्थ स्पेस जो है, फोर्थ प्लेस जहां पर इसको बॉन्ड बनाना है, वहां इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है और यहाँ पर होल बन जाता है। होल मीन्स वेयर इलेक्ट्रॉन और आयन इज एब्सेंट, दैट प्लेस इज कॉल्ड होल। इस होल के कारण इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तब इलेक्ट्रॉन्स तो जो है, जैसे पास वाले बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर जाएगा तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, लेकिन होल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स तो पॉजिटिव चार्ज की प्लेट की तरफ मूव करेंगे, लेकिन होल्स जो हैं वो नेगेटिव चार्ज की प्लेट की तरफ मूव करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल मूव करते हैं। तो होल्स ऐसे बिहेव करते हैं जैसे मान लो उन पर पॉजिटिव चार्ज हो, इसलिए इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। हम ग्रुप 13 और ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को मिलाकर भी ग्रुप 13-15 कंपाउंड्स बना सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम वगैरह जो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं, जब उनको फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं उनके साथ कंबाइन किया जाता है, तब ग्रुप 13-15 सेमीकंडक्टर्स या कंपाउंड्स बनते हैं। इनकी प्रॉपर्टी सेमीकंडक्टर जैसी ही होती हैं, जैसे ALP, INSB, GAS, लेकिन इनमें कुछ प्रॉपर्टीज इंप्रूव भी हो सकती हैं। जैसे GAS में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इतनी यूजफुल है हमारे लिए कि इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है आजकल। इसी तरीके से ग्रुप 12 के एलिमेंट जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी हैं, उनको ग्रुप 16 के एलिमेंट जैसे सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम वगैरह के साथ कंबाइन करके ग्रुप 12-16 कंपाउंड्स भी बनाए गए हैं, जैसे ZnS, CDSC, CDS, HGT वगैरह। ये भी सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। अब सेमीकंडक्टर्स के बाद हम सॉलिड्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। हमें पता है कि हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो न्यूक्लियस के चारों तरफ अपनी शेल यानी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, और इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, जब वह मूव करेगा, रिवॉल्व करेगा, तो वह एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रॉन में 2 टाइप के मोशन पाए जाते हैं, ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन। ऑर्बिटल मोशन होता है कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ अपनी ऑर्बिट में जब रिवॉल्व करता है तो वह ऑर्बिटल मोशन कहलाता है। और जैसे हम इसके मूवमेंट को देखें कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो उसके मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, इसी तरीके से जब वह अपनी एक्सिस पर रोटेट करेगा वह स्पिन मोशन कहलाएगा। तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करेगा उसकी जो डायरेक्शन होगी, दोनों टाइप के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है, इसलिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है और वो टीनी मैग्नेटिक की तरह इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है।
यह मैग्नेटिक मोमेंट जो एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है वह बहुत कम होता है और उसको हम बोहर मैग्नेट्रॉन यानी म्यू बी में मेजर करते हैं। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उस एटम का मैग्नेटिक मोमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जो सॉलिड्स हैं वो फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जैसे ऑक्सीजन गैस है O2, Cu2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Cr3 पॉजिटिव। इनमें कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसी तरीके से इन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण जब इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड में जब रखा जाता है तब ये उस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं। सो द सब्सटेंसेस व्हिच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये इसके एग्जांपल हैं, लेकिन इनका मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता, इसलिए जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा लेते हैं देन दे लूज देयर मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड टाइप के सब्सटेंसेस आते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जैसे वाटर, NaCl, बेंजीन, नोबल गैसेज, हीलियम, नियॉन वगैरह। ये सब्सटेंसेस डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं बिकॉज दे आर वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर ये मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल हो जाते हैं, इसलिए ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस इसलिए हैं क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। जितने भी ऑर्बिटल्स इनमें जिनमें इलेक्ट्रॉन हो उनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बनते हैं। थर्ड टाइप के जो सब्सटेंसेस आते हैं दे आर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट, गैडोलिनियम, CrO2। ये सभी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस शो द परमानेंट मैग्नेटिज्म इवन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड में इन सब्सटेंसेस को रखने के बाद अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को हटा लेते हैं तो ये परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करने के बाद भी ये परमानेंट मैग्नेटिज्म शो करते हैं। एंड दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मीन्स जब बहुत ज़्यादा पैरामैग्नेटिज्म हो जाता है तब उसको भी हम फेरोमैग्नेटिज्म बोल सकते हैं। इनमें इस टाइप का बिहेवियर क्यों पाया जाता है? क्योंकि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में किसी स्मॉल वॉल्यूम में या स्मॉल रीजन में जो मेटल आयंस होते हैं, जैसे ये एक स्मॉल रीजन है, इसमें जो मेटल आयंस हैं वो एक ग्रुप बना लेते हैं। इस ग्रुप को बोलते हैं डोमेन। जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते तब ये छोटे छोटे डोमेन्स हैं, ये रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। इनकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है, अलग अलग डायरेक्शन में इनके मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं जो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए इनका मैग्नेटिक मोमेंट उस टाइम पे 0 होता है। लेकिन अगर हम उनको एक बार मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो सभी डोमेन्स की एक ही डायरेक्शन हो जाती है जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इन डोमेन्स की ओरिएंटेशन सभी की हो जाती है और हम मैग्नेटिक फील्ड उसके बाद रिमूव भी कर दें तो भी इनकी ये ओरिएंटेशन जो एक डायरेक्शन में है यह ऐसी की ऐसी रहती है, इसलिए ये परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं। ये हुए हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। नेक्स्ट आते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनमें डोमेन्स तो होते हैं लेकिन उनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है, जैसे MnO। इनमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 क्यों होता है डोमेन होने के बावजूद? क्योंकि इसमें डोमेन्स इक्वली ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। जैसे जितने डोमेन्स के मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन एक तरफ होगी उतने ही मैग्नेटिक मोमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी होंगे डोमेन्स के, इसलिए वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और नेट मैग्नेटिक मोमेंट उनका 0 हो जाता है। लास्ट आते हैं फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस।
जैसे मैग्नेटाइट Fe3O4, फेराइट्स जैसे MFe2O4, जैसे Mg, यहाँ पर M मीन्स डाई पॉजिटिव कैटायन है कोई, जैसे MgFe2O4, ZnFe2O4। इस तरीके से ये सब्सटेंस फेरीमैग्नेटिक होते हैं। फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस मीन्स दो सब्सटेंसेस which are expected to show the high magnetic moment due to the presence of domains। इनमें भी डोमेन्स होते हैं, but they show net small magnetic moment, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट कम होता है क्योंकि इसमें भी जो डोमेन्स की डायरेक्शन है वह ऑपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं, लेकिन अनइक्वल नंबर में। यानी एक डायरेक्शन में डोमेन्स की संख्या ज्यादा होगी, दूसरी डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में डोमेन्स की संख्या कम होगी, इसलिए उनका एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होता है। तो ये सब्सटेंसेस फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। ये हुआ हमारे सॉलिड्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पार्ट में हम सॉलिड स्टेट से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।